नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुरुग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों, समाज शास्त्र विषय से संबंधित कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं RAS मेंस यानी मुख्य परीक्षा में? अब दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन फॉर्मेटिंग होता है, वो होता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो यानी 15 शब्दों में लिखने होते हैं। 5 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, तो कुल अंक कितने हो गए 10। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं 2, तो अंक कितने हो गए 10। और 5 नंबर वालों की शब्द सीमा है वो 50 होती है। अब दोस्तों, जो प्रथम क्वेश्चन है वो 15 शब्दों में हमें लिखना है, तो हम डायग्राम के जरिए भी इस तरीके से हम इसे दर्शा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के आधार हमें बताने हैं। तो तलाक के आधार यानी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही हमें बताने, जो उसमें लिखे गए हैं तभी हमें नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम के जरिए आप इसे परित्याग, अवैध शारीरिक संबंध, कुष्ठ रोग, यौन रोग यानी महिला पुरुष दोनों में से कोई भी हो तो भी वो अर्जी दायर कर सकते हैं तलाक के लिए। और यदि कोई जैसे अत्याचार करता हो महिला पर या महिला पुरुष पर अत्याचार करती हो, मानसिक विकार से ग्रसित हो, इन सभी के आधार पर है वो तलाक लिया जा सकता है। अब दोस्तों, जातिवाद का अर्थ हमें बताना है। तो यह अपनी जाति या उपजाति के प्रति वफादारी है जो अन्य जाति के हित, उद्देश्य और लक्ष्यों की परवाह नहीं करता है। तो जातिवाद क्या है? ये अपने ही जाति की क्या करता है, अपने जाति के प्रति वफादार होते हैं और अन्य जाति की क्या करते हैं, वो अब अन्य जाति की उपेक्षा करते हैं यानी हितों, उद्देश्यों और लक्ष्यों की क्या करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। अन्य जाति की अपनी जाति के हितों, उद्देश्यों और लक्ष्यों की क्या करते हैं, परवाह करते हैं और अपने स्वयं के समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों को महसूस करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, एक जातिवाद है। जातिवाद न्याय, समानता और सार्वभौमिक भाईचारा के स्वास्थ्य सामाजिक मानकों की क्या करता है, उपेक्षा करता है। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जातिवाद के क्या प्रभाव है, ये न्याय, समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के स्वास्थ्य सामाजिक मानकों की क्या करता है, उपेक्षा करता है यानी तिरस्कार करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी का आप मतलब समझ सकते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाने में सक्षम है लेकिन उसे पढ़ाने के लिए कोई रोजगार नहीं मिल रहा है यानी कोई स्कूल नहीं मिल रही है। जैसे कोई भी व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है, वो कार्य कर सकता है, प्रतिदिन दहाड़ी कर सकता है, प्रतिदिन मजदूरी कर सकता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगार वह व्यक्ति है जो श्रम शक्ति या बल का क्रियाशील सदस्य तो है, रोजगार की तलाश या की खोज भी कर रहा है, लेकिन वे कार्य बल का सदस्य नहीं है। यानी श्रम बल का सदस्य, कार्यशील सदस्य है, लेकिन कार्य बल का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जो व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा हो तो वो क्या है, बेरोजगार। आज का शिक्षित युवा जो BSTC BEd कर रखे हैं और लगभग भर्ती है वो, जैसे BEd है वो 10 लाख लोगों ने कर रखी है, भर्ती आएगी 15,000 की, तो 85,000 क्या हुए, बेरोजगार रह गए। तो पढ़ने योग्य लेकिन रोजगार की तलाश में भटक रहा है। ये पढ़ाने योग्य हैं, ये पढ़ा सकते हैं, इन्होंने डिग्री धारण की है और डिग्री और डिप्लोमा दोनों हैं, तो भी वो पढ़ाने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। वैश्वीकरण के पैरामीटर बताइए। अब दोस्तों, हिंदी का एक है, यदि किसी के पीछे करण आए तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, आप याद रखेंगे। वैश्वीकरण के 4 पैरामीटर हैं, कौन कौन से? वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मुक्त प्रवाह, श्रम का मुक्त आवागमन। ये क्या है, वैश्वीकरण के 4 पैरामीटर है। सुगम्य भारत अभियान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सुगम्य भारत अभियान क्या है? यह अभियान दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए सुगम वातावरण का निर्माण करेगा। तो ये अभियान आप समझ सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए है और उन्हें अवसर उपलब्ध कराना जिससे अपनी वो क्या है, जो कोई भी अपनी प्रतिभा है वो उजागर कर सकते हैं, यानी ऐसा अवसर प्रदान करना जिससे वो अपनी प्रतिभा को है वो साबित कर सके।
साथ साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से जीने और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरीके से भाग लेने में क्या बनाना, सक्षम बनाना क्या है, सुगम्य भारत अभियान माना जाता है। यानी इसकी क्या है, मुख्य उद्देश्य है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, बाल विवाह पर समाज का प्रभाव उल्लेखित कीजिए। यानी बाल विवाह है उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो समाज पर लड़के और लड़की दोनों पर प्रभाव पड़ते हैं। यानी बाल विवाह है वो लड़कियों और लड़कों दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करता है। बचपन समाप्त हो जाता है बाल विवाह करने से, जिम्मेदारियां लड़के और लड़की यदि कम उम्र में विवाह करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, इससे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और बच्चे का क्या हो जाता है, बचपन समाप्त हो जाता है। घरेलू हिंसा ज़्यादा बढ़ती है, HIV एड्स संक्रमित होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। कम उम्र में प्रसव से लड़की की मृत्यु भी हो जाती है। कम उम्र में बच्चे होने से आर्थिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। या आप इसमें डायग्राम के जरिए भी लिख सकते हैं, यानी समाज पर प्रभाव, और इस तरीके से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता और भारतीय पंथ निरपेक्षता में अंतर बताना है। अब दोस्तों पश्चिमी पंथ निरपेक्षता है उसमें धर्म और राज्य के बीच महान विभाजक रेखा पाई जाती है। यानी धर्म और राज्य के बीच एक रेखा पाई जाती है, जैसे ये धर्म है और ये राज्य है, इसके बीच एक महान रेखा पाई जाती है, यानी आप समझ सकते हो दूरी। एवं धर्म और राज्य अपने अपने क्षेत्र से क्या है, पृथक है। यानी ये इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ना ही कानून और ना ही व्यवहार में धर्म व राज्य के बीच महान विभाजक रेखा पाई जाती है, यानी विभाजक रेखा नहीं पाई जाती। ना ही धर्म और ना ही राज्य एक दूसरे के क्षेत्र में बाधा या हस्तक्षेप करेगा। यानी मैंने आपको बताया कि ये महान रेखा पाई जाती है, इसका मतलब है अपने कार्य स्वयं करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह है भारत में राज्य और धर्म कानूनी दायरे में रहकर एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य धार्मिक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थाओं को कोई भी आर्थिक मदद व समर्थन नहीं देगा। यानी राज्य है जैसे ये धर्म है, धर्म द्वारा जो कोई भी धार्मिक संस्थान द्वारा जो भी कोई संस्थान चलाए जा रहे हैं, राज्य उनको कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन भारत में इसी व्यवस्था है संविधान के तहत कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा चलाने का अधिकार देता है, जो राज्य से भी समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे संविधान में दे रखा है। अब दोस्तों पश्चिम में राज्य किसी भी धार्मिक विभाग को स्थापित नहीं कर सकता। यानी पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की एक मुख्य विशेषता है, राज्य किसी भी धार्मिक विभाग को स्थापित नहीं कर सकता, जबकि भारत में राज्य में कई धार्मिक विभाग को स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस और सब्सक्राइब करना ना भूलें।